अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम जियोलॉजी नैनो जियोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 है आज उसको ख़त्म करेंगे। ये मेरा लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 का, जो कि जियोलॉजी का तारुफ था। तो डिस्कस करते हैं। टॉपिक है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? देखिए स्टूडेंट, बात ये है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी सेल की तरतीब। अब जो सेल की जब फॉर्मेशन हो जाती है तो हमने तो एक बायोस्फीयर लेवल तक पढ़ लिया था, लेकिन अब ये जो सेल्स हैं जब ये आपस में तरतीब पाते हैं तो किस तरीके से तरतीब पाते हैं और जानदारों में किन तरीके से ये तरतीब में मौजूद होते हैं। तो इसी वजह से जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का एक पूरा टॉपिक जो है वो इस बुक के अंदर दिया गया है। जानदार जो हैं वो कहता है कि तमाम जानदार जो हैं वो सेल से बने होते हैं। तमाम जानदार सेल से बने होते हैं और इन्हीं सेल्स की तरतीब के लिहाज से फिर जानदारों की एक कैटेगरी बन जाती है। मुख्तलिफ अक़साम के जानदार बन जाते हैं, जो कि उन जानदारों की एक कैटेगरी के लिहाज से, एक तरतीब के लिहाज से जो सेल उनके अंदर मौजूद होते हैं, किस तरतीब से मौजूद होते हैं, उनको 5 ग्रुप्स में तकसीम करेंगे। वो कौन कौन से 5 ग्रुप्स हैं? वो ये हैं, पहला है प्रोकैरियोट्स, तीसरा है फंजाई, चौथा है पौधे और पांचवा है जानवर। 5 ग्रुप्स हैं। इन 5 ग्रुप्स को सिर्फ इसी बिना पर यानी कि सेलुलर तकसीम किया गया है। ये जो 5 ग्रुप्स हैं किस बिना पर तकसीम किया गया है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बिना पर इनको क्या किया गया है? तकसीम किया गया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि चूंकि आपको पता है कि तमाम जानदार जो हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं और इन सेल की तरतीब के हिसाब से जानदारों को 5 ग्रुप में तकसीम किया गया है, जो कि 5 ग्रुप कौन? वो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, फंजाई है, पौधे हैं और जानवर हैं। अब बात करते हैं कि जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स की बुना पर जानदारों के दो कह लें कि दो बुनियादी ग्रुप्स कह लें। वो कौन कौन से हैं? एक है प्रोकैरियोट्स और दूसरा है यूकैरियोट्स। के सेल जो हैं जिस तरतीब में पाए जाते हैं उस लिहाज से भी उनको दो जो है वो कैटेगरी में तकसीम किया गया है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें स्टूडेंट, प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स वो जानदार होते हैं जो कि सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। प्रोकैरियोट्स वो जानदार होते हैं जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं और इन्हें हम जो है यूनिसेलुलर कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। और दूसरा, प्रोकैरियोट्स में एक फ़र्क ये भी होता है कि प्रोकैरियोट्स वो जानदार होते हैं कि जिनके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता। क्या नहीं होता? वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता। वाज़ेह न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? देखिए स्टूडेंट, जब हम सेल की बात करें तो अगर आप सेल को देखें, एक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस। अब ये जो सेल है ये उसकी क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, तो इनके न्यूक्लियस के ऊपर यही जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो हम कह सकते हैं कि इनके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है, यानी जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है वो ऐसे बिखरा हुआ होता है। ये एक बैक्टीरिया की डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये जो जानदार होगा जिसे हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट्स कहेंगे कि इनके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में जो है वो वाज़ेह न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोट्स में वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होता है। और यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो उसमें ये जो 4 ग्रुप्स हैं, ये जो होंगे ये यूकैरियोट्स में आ जाएंगे।
और प्रोकैरियोट्स में यही जो यूनिसेलुलर जानदार होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। यानी कि सेल की बनावट के लिहाज से भी हम जानदारों को इन 5 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। तो प्रोकैरियोट्स की बात हो गई, यूकैरियोट्स की बात हो गई। आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि जो तमाम जानदार होते हैं, जो इस ज़मीन के ऊपर जितने भी जानदार पाए जाते हैं, वो तमाम जानदार दरअसल 3 तरह की सेल की तरतीब में मौजूद हैं। वो कहते हैं तमाम जानदारों में सेल 3 तरह से तरतीब पाते हैं। जब 3 तरह से तरतीब पाते हैं तो ज़ाहिर बात है उन जानदारों की तकसीम भी हो जाएगी। अब वो कौन कौन से जानदार हैं, जो कौन कौन सी तरतीब है, तो बात करते हैं। पहला है यूनिसेलुलर, दूसरा है कॉलोनियल और तीसरा है मल्टी सेलुलर जानदार। देखें स्टूडेंट, जो यूनिसेलुलर जानदार होते हैं हम उन्हें कहते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल हो। यानी कि यूनिसेलुलर जानदार वो होते हैं जिनका एक सेल ही एक पूरी जो है वो लाइफ बनाता है, पूरा एक सेल ही पूरा जानदार होता है। और ये वो सेल होते हैं जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, बल्कि इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो यूनिसेलुलर जानदारों की एग्जाम्पल कौन सी होगी? अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है। ये जो जानदार होते हैं जिन्हें हम आम आँख से नहीं देख सकते और ये हमें माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं। उसके बाद करते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की। देखें स्टूडेंट, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन यानी कॉलोनी बना के रहना। तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में होता ये है कि तमाम इसमें मुख्तलिफ किस्म के सेल, मुख्तलिफ किस्म के नहीं, एक ही किस्म के सेल इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं। यानी हर सेल आज़ादाना रहता है, हर सेल अपनी ज़िंदगी खुद गुजारता है, लेकिन रहते इकट्ठे हैं। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ये वॉलवॉक्स है। वॉलवॉक्स एक सब्ज अलगा है, यानी कि ये ग्रीन कलर में पाया जाता है, ये कॉलोनी बना के रहता है। अब वॉलवॉक्स का फर्ज करें कि ये एक जानदार है। अब ये एक जानदार कह रहे हैं, एक सेल कह रहे हैं, ये एक वॉलवॉक्स है। फिर अब ये अकेला नहीं रहता, बल्कि ये कॉलोनी बनाकर इकट्ठा रहना शुरू कर देते हैं। अब जब ये कॉलोनी बनाकर इकट्ठा रहना शुरू करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक अलग जानदार, ये अलग जानदार, लेकिन ये क्या है, रहते इकट्ठा हैं लेकिन एक दूसरे पे इनका इन्हिसार नहीं होता। रहते इकट्ठे हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर ये इन्हिसार नहीं करते। तो सेल की इस तरतीब को हम कहते हैं कि ये क्या है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी मिसाल क्या है, वॉलवॉक्स जो है उसके अंदर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। उसके बाद हम अगर मल्टीसेलुलर की बात करें तो मल्टीसेलुलर वो जानदार होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हों। उसमें हम इंसान भी आ जाते हैं, उसमें जानवर भी आ जाते हैं, पौधे भी आ जाते हैं, ये सारे मल्टीसेलुलर जानदार हैं। और वो कहता है कि मल्टीसेलुलर में क्या होता है, सेल्स मिलकर टिश्यू, आर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनाता है। अब जाहिर बात है जो टिश्यू होता है वो बहुत से सेल से मिलकर बना होता है, तो हम ये इनके अंदर जो पाई जाएगी वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाएगी। अब जो मल्टीसेलुलर जानदार हैं इनकी जो एग्जांपल हैं वो मैं इसमें जो बुक के नज़दीक दी हैं वो एक पौधे की दी गई है और एक जानवर की दी गई है। जो पौधे की दी गई है वो पौधे की दी गई है जो कि है सरसों का पौधा। सरसों के पौधे की अगर हम बात करें तो सरसों के पौधे का साइंटिफिक नेम, देखें साइंस के अंदर हर स्पीशीज़ को एक उसका साइंसी नाम दिया जाता है। तो सरसों के पौधे का एक साइंटिफिक नेम है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस सरसों के पौधे का साइंटिफिक नेम है। और अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि सरसों के पौधे का साइंसी नाम क्या है। तो जो सरसों का पौधा होता है वो जड़, तना, शाखें और फूल पर मुश्तमिल होता है। जो जड़, तना और शाखें हैं ये पौधे के वेजिटेटिव पार्ट हैं, यानी उसका जिस्म का हिस्सा बनाने में हम ज़्यादा करते हैं। और जो फूल होता है ये उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं कि जो रिप्रोडक्शन कराता है, जो नस्ल को आगे बढ़ाता है, ये फूल की उसमें क्या होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये दो जो क्या हैं, वेजिटेटिव पार्ट हैं। जो एग्जांपल है इसके अंदर वो है मेंढक की। देखिए स्टूडेंट, मेंढक जो है ये भी एक मल्टीसेलुलर जानदार है, क्योंकि ये भी इसमें मतलब टिश्यूज़ भी होते हैं और वो इसके अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं, आपको पता है टिश्यू बहुत से सेल से मिलकर बने होते हैं, एक ही किस्म के बहुत से सेल से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद फिर वो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो मेंढक के अंदर भी ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है और यही ऑर्गन सिस्टम आपस में मजबूत होकर एक पूरे मेंढक का निज़ाम को चलाते हैं। तो मेंढक एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म है। और जिस तरह यहाँ पे सरसों के पौधे का साइंटिफिक नेम दिया गया है जो कि ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है, और इसी तरीके से मेंढक का भी एक साइंटिफिक नेम दिया गया है जो कि राना टिग्राना है।
तुरंत टेक्नोलॉजी जो है मेंटल का साइंटिफिक नेम है। और ये 2 क्वेश्चन नहायत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, और अक्सर एग्ज़ाम में वो पूछते हैं, ये क्वेश्चन आए हुए होते हैं, तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आपकी बुक के अंदर, इस बुक के लास्ट में मेंटल का प्रैक्टिकल है, तो इंशाल्लाह वो प्रैक्टिकल भी मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा। इस मौसम की इंतज़ार है, मौसम ठीक हो जाए, मेंढक बाहर आ जाएँ, तो इंशाल्लाह मेंढक का प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो ज़रूर वो वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह। तो आज हमारा 9th बायोलॉजी का पहला चैप्टर एंड हुआ। फिर दूसरा चैप्टर जब बहुत जल्द मैं शुरू करूँगा, तो उसकी भी वीडियोज़ अपलोड करना मैं आपके सामने आना शुरू हो जाएँगी। तो मेरा लेक्चर अगर समझ आया, आपको अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आप फीडबैक मुझे कमेंट में लाज़मी दें। शुक्रिया।